हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंप्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको खिलजी वंश की स्थापना के बारे में बताएंगे। खिलजी वंश की स्थापना होती है और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी सुल्तान बनते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं। तो इस खिलजी वंश की स्थापना को इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी क्रांति कहने वाले के.एस. लाल और आर.के. त्रिपाठी प्रमुख इतिहासकार हैं, जिन्होंने इस खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति कहा है। प्रश्न ये उठता है कि खिलजी क्रांति क्यों कहा गया। खिलजी क्रांति क्यों कहा गया, तो उसके पीछे बहुत से कारण हैं। एक तो ये है कि तुर्की जातीय शासन की समाप्ति होती है। हम देखते हैं कि ओस्मानियन विशेषकर इल्वरी तुर्कों की जो प्रभुता थी, संप्रभुता थी, सत्ता पर एकाधिकार था, वो समाप्त हो जाता है। हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बाद शेष जो 9 शासक होते हैं कई वर्ष तक, वो इल्तुतमिश से लेके कई वर्ष तक, ये सारे के सारे शासक इल्वरी तुर्क होते हैं। तो इल्वरी तुर्कों का एक तरीके से दिल्ली सल्तनत में प्रभुत्व रहता है। तो ये न केवल तुर्की सत्ता का समाप्ति होती है, इल्वरी तुर्कों का शासन पर एकाधिकार समाप्त होता है। तो ये राजवंश की ही स्थापना नहीं है, हमें बहुत बड़ी क्रांति थी। दूसरा क्या ये होता है, प्रशासन में योग्यता के आधार पर भागीदारी। हम देखते हैं कि इनका ना तो कोई तुर्कों, इनका खिलजी लोगों का पहले से शासन करने का बैकग्राउंड था और ना ही कोई इनकी ऐसी तुर्की प्रजातीयता में कोई विश्वास था। और फिर भी हम देखते हैं कि इनका योग्यता के आधार पर भागीदारी होती है शासन पर। तो स्वाभाविक है प्रशासन में भी योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है और योग्यता के आधार पर ही शासन में भागीदारी होती है। इसके अलावा हम देखते हैं धर्म का प्रशासन में हस्तक्षेप, माने धर्म का प्रशासन में हस्तक्षेप समाप्त होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि खिलजी वंश के किसी भी शासक ने खलीफा से किसी भी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं की। इन्होंने कतई यह आवश्यक नहीं समझा कि हमें खलीफा से मान्यता किसी भी तरह की लेनी चाहिए। तो खलीफा के एक तरीके से प्रभुत्व में, खलीफा के महत्व में इस काल में कमी देखने को मिलती है। अब स्वाभाविक है जो खलीफा की कमी देखने को मिलती है तो धर्म में और प्रशासन में उलेमा का भी प्रभुत्व कम हो जाता है। उलेमा वर्ग का भी हस्तक्षेप खिलजी सुल्तान स्वीकार नहीं करते हैं। जितना उलेमा वर्ग का प्रभाव हमें इनसे पहले के इल्वरी तुर्कों के शासन में दृष्टिगत होता है, वो खिलजी शासकों में दृष्टिगत नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है, साम्राज्यवादी नीति का प्रसार। हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी की विजय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर लगातार इल्तुतमिश और बलबन तक का जो भी इतिहास है वो विस्तारवाद या प्रसारवाद का इतिहास नहीं है। किसी भी तरह की साम्राज्यवादी नीति को फॉलो नहीं किया गया है। इस समय में क्या किया गया है, जो स्थान जीत लिए गए थे वही स्थानों की विजय और पुनर्विजय का ही कार्य चलता रहता है। इसके अलावा बलबन के नेतृत्व में सुदृढ़ीकरण की नीति चलाई जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे इल्वरी वंश के, या कह सकते हैं ममलूक वंश और दास वंश के अंत तक साम्राज्य में कोई साम्राज्यवादी बात राज्य में दिखाई नहीं देती है। लेकिन खिलजी वंश के समय में हम देखते हैं कि साम्राज्यवादी नीति का प्रारंभ होता है। पहली बार ये हम देखते हैं कि साम्राज्य का राजस्थान में भी काफी प्रसार होता है। इसके अलावा मालवा और उज्जैन के क्षेत्र में भी प्रसार होता है। गुजरात को भी जीत लिया जाता है और महाराष्ट्र माने नर्मदा को पार करके तुर्की सेनाएं दक्षिण भारत में आगे बढ़ती हैं। याद रखिएगा, हर्षवर्धन की जीत के बाद, हर्षवर्धन के समय में भी हर्षवर्धन नर्मदा को पार करने में असफल रहे थे। आपको मालूम होगा पुलकेशिन सेकंड की सेनाओं ने हर्षवर्धन की सेनाओं को नर्मदा के तट पर पराजित किया था। और हर्षवर्धन के बाद हमें कोई भी ऐसी उत्तर भारत की शक्ति दिखाई नहीं देती जिसने नर्मदा को पार करके दक्षिण भारत पर अधिकार किया हो। तो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के बाद और मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत के समय में खिलजी ही ये पहली शक्ति हैं जो नर्मदा नदी को पार करते हैं और दक्षिण भारत में सल्तनत का प्रसार होता है। माने खिलजी क्रांति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है अपने में कि दिल्ली सल्तनत का किस तरीके से दक्षिण में प्रसार हुआ। इसके अलावा क्या होता है, प्रशासन का भारतीयकरण होता है। चूंकि प्रशासन में किसी भी तरह के
प्रजातिवाद की समाप्ति होती है, योग्यता को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो स्वाभाविक है कि भारतीयों को भी प्रशासन में आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होता है। और उसी अवसर के तहत हम देखते हैं कि प्रशासन का भारतीयकरण होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मुबारक शाह खिलजी के बाद हम देखते हैं कि खुसरो शाह के नेतृत्व में जिस तरह से दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया जाता है, तो ये एक तरीके से भारतीयों के प्रशासन में बढ़ते शक्ति का ही प्रमाण है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, खिलजी वंश का आधार जो है वो शक्ति और योग्यता था, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने जो गद्दी पर अधिकार किया था, ना तो उसने वंशानुगत रूप से गद्दी पर अधिकार किया है, ना किसी चुनाव से अधिकार किया है, ना ही किसी षड्यंत्र से गद्दी को प्राप्त किया है, ना ही जनता की इच्छा से प्राप्त किया है, बल्कि उसने शक्ति के आधार पर दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया है। याद रखिएगा, ये खिलजी वंश का माने शक्ति का जो वंश का आधार है वो शक्ति और योग्यता है। अपनी उसने स्वयं की योग्यता और शक्ति के आधार पर ही दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया है। उसमें योग्यता थी, ना कोई वंशानुगत उत्तराधिकार उसे प्राप्त हुआ है, ना कोई जाति कुलीनता की बात थी, तो माने शक्ति और योग्यता का आधार खिलजी वंश का आधार है। एक खिलजी वंश की क्रांति को ये सारी बातें दर्शाती हैं। इन्होंने खिलजियों ने सिद्ध कर दिया कि राज्य को बिना धर्म की सहायता से चलाया जा सकता है, न केवल जीवित रह सकता है राज्य शासन की बिना अनुमति सहायता से, बल्कि उसे सफलतापूर्वक संचालित भी किया जा सकता है। ये खिलजी वंश ने खिलजी क्रांति में ये सिद्ध कर दिया। फिर हम देखते हैं ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि खिलजियों को लेके इतिहास में एक बहुत विवाद का प्रश्न उठता है कि खिलजी तुर्क थे या अफगान थे। इतिहासकारों में बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि खिलजी तुर्क थे, एक इतिहासकारों का वर्ग ये मानता है कि खिलजी तुर्क नहीं थे, अफगान थे। तो हम देखते हैं इस तर्क में जो फखरुद्दीन है, मेजर रॉबर्टी हैं, वारतोल्ड, ये सारे के सारे खिलजियों को तुर्क बताते हैं कि खिलजी तुर्क ही थे। फखरुद्दीन ये लिखता है कि तुर्कों की 64 जातियों में से एक खिलजी थी। इसके अलावा फरिस्ता ने लिखा है कि तुर्क के यूसुफ के पुत्र तुर्क और तुर्क के 11 पुत्र थे। उन 11 पुत्रों में से एक खलज थे। उन्हीं की खलज की जो संतानें थी वो खलजी कहलाई, है ना। तो इस तरीके से तुर्कों को खलजियों को तुर्की ही माना जाता है, तुर्क ही माना जाता है। आधुनिक शोध भी, आधुनिक इतिहासकारों के शोध भी इस बात को सिद्ध करते हैं कि खिलजी लोग भी तुर्क थे। लेकिन होता क्या है, अफगानिस्तान में लंबे समय तक लगभग 200 वर्ष रहने के बाद उन्होंने अफगानी परंपराओं को अपना, अफगानी रीति रिवाजों को अपना रखा था, इसलिए इन्हें अफगान माना गया है। और तुर्की लोग इन्हें तुर्क मानने को तैयार नहीं थे। ये फिर तुर्क में भी जो गिलवरी तुर्क थे, इन्हें अपने से निम्न दृष्टि का मानते थे, निम्न कोटि का मानते थे, इसलिए उन्हें तुर्की प्रजातीयता का इन्हें भी सामना करना पड़ा। उसकी वजह से इन्हें भी अवंचना का शिकार होना पड़ा। हम देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, बर्नी जो है, जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोजशाही में इन्हें पठान या अफगान कहता है। तो हम देखते हैं, आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे जियाउद्दीन बर्नी का जो रुख है जलालुद्दीन फिरोज शाह के प्रति या खिलजियों के प्रति एक आलोचनात्मक रहा है। उसके संबंध कुछ अच्छे नहीं थे जलालुद्दीन फिरोज से, इसलिए उसका रुख आलोचनात्मक था। इसलिए इसने भी खिलजियों को अफगान और पठान बताया है। हम देखते हैं कि खिलजी लोग मोहम्मद गोरी के साथ भी दिल्ली में आए थे। बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार की जीत की थी। तो खिलजी इस तरीके से अफगानिस्तान में बस चुके थे। अच्छा, पठान या अफगान या खिलजी कहने के पीछे एक तर्क और भी है, जो हेलमंद घाटी है, हेलमंद नदी घाटी अफगानिस्तान में, उसके उस क्षेत्र को खलज नाम से पुकारा जाता है। तो उसमें रहने वाले लोग खलजी कहलाए, इसलिए इन्हें अफगान कह दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये खलजी तुर्क थे या अफगान थे, इस बात का भी बहुत मतलब नहीं है। लेकिन आधुनिक शोध इन्हें तुर्क सिद्ध करते हैं और इन्हें भी तुर्कों की प्रजातीयता का शिकार होना पड़ा, क्योंकि तुर्क इन्हें तुर्क मानने को तैयार नहीं थे। अब हम आते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का क्या होता है? जलालुद्दीन
फिरोज शाह खिलजी ने बलबन के समय में सही मायने में सेना में प्रवेश करता है और उसी समय इसकी प्रगति शुरू होती है। उत्तर पश्चिम सीमा का से महत्वपूर्ण दायित्व बलबन के द्वारा दिया जाता है और कैकवाद के समय में सरे जानदार बनाया जाता है, समाना का सूबेदार बनाया जाता है। और कैकवाद के समय में ही हम देखते हैं कि बाद में कैकवाद जब लकवाग्रस्त होता है तो कैकवाद को ये यमुना नदी में फेंकवा देता है, कई वर्ष का संरक्षक बनता है और अंततः दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेता है। जब इसका राज्यारोहण होता है कीलू खरी या कीलूगढ़ी के महल में। कीलूगढ़ी का जो महल है ये कैकवाद के द्वारा ही निर्मित करवाया गया था, याद रखिएगा। कैकवाद के द्वारा निर्मित कीलूगढ़ी के महल में इसका राज्याभिषेक होता है, सुल्तान की उपाधि धारण करता है और निरंकुश आदर्शवाद, उदार निरंकुश आदर्शवाद को प्रस्तुत करता है। देखिए खिलजियों विशेषकर जलालुद्दीन खिलजी ने एक उदार निरंकुशवाद के आदर्श को प्रस्तुत किया। इसमें सही मायने में खिलजियों के समय में जो सुल्तान के राजत्व का सिद्धांत होता है वो और भी निखार पाता है, निखर कर सामने आता है। और हम देखते हैं इसने यही एक सुल्तान एक पहला है दिल्ली सल्तनत में दृष्टिगत होता है जिसने कहा कि जनता शासन जनता के सहयोग से चलना चाहिए। प्रथम सुल्तान दिल्ली का जिसने ऐसा कहा। फिर हम देखते हैं कि इसके समय में इसने क्या किया, जब इसका राज्याभिषेक हो जाता है उसके एक वर्ष बाद ये दिल्ली में प्रवेश करता है और बलबन के लाल महल में रहने से इनकार कर देता है। इसकी जो श्रद्धा है बलबन के प्रति वो काफी अधिक होती है और ये इनकार करता है बलबन के लाल महल में रहने के लिए। फिर हम देखते हैं इसके समय में क्या हुआ है, कई विद्रोह हुए। इसने हालांकि जो बलबन के समय के लोग थे उन लोगों को अपने पदों पर रहने दिया। कोतवाल दिल्ली में फखरुद्दीन बने रहते हैं। मलिक छज्जू बलबन का भतीजा होता है जो कड़ा और मानिकपुर का इक्तेदार बनाया जाता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मलिक छज्जू विद्रोह करता है, सुल्तान घोषित कर देता है, अवध का इक्तेदार भी इसका साथ देता है और ये दिल्ली की ओर कूच करता है। बदायूं के पास सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज इसका मुकाबला करता है। अंततः मलिक छज्जू पराजित होता है, लेकिन पराजित होने के बाद भी इसे वो क्षमा कर देता है और मुल्तान भेज देता है। ये बलबन का भतीजा था। इसके अलावा हम देखते हैं सीदी मौला का षड्यंत्र। सीदी मौला का जो षड्यंत्र होता है ये शेख फरीदुद्दीन गंज के शकर का अनुयायी था और नासिरुद्दीन का दामाद था। ये सुल्तान बनने का प्रयास करता है। इसके साथ और कठोरता का व्यवहार किया जाता है और हाथी से कुचलवाकर इसे मृत्यु दंड दिया जाता है। इस तरीके से सीदी मौला के षड्यंत्र को समाप्त कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं इसकी बाह्य नीति क्या है, तो बाह्य नीति में इसकी दुर्बलता दिखाई पड़ती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बनता है, तो स्वाभाविक है कि इसका युद्ध में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया था। ऐसी स्थिति में फिर भी ये रणथंभौर के अभियान के लिए आगे बढ़ता है। झाइन के नगर को लूटा जाता है, झाइन पर अधिकार किया जाता है, वहां के मंदिर ध्वस्त किए जाते हैं। उसके बाद ये रणथंभौर की ओर जब आगे बढ़ता है, रणथंभौर में चौहान शासक हमीरदेव संगठन शक्ति के साथ में कायम थे। रणथंभौर किले की दुर्गमता को देखकर ये वापस लौटता है और जलालुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा कहा जाता है कि एक मुसलमान के सिर के एक बाल को मैं रणथंभौर जैसे 10 किलो से भी अधिक कीमती समझता हूँ। माने किसी भी मुसलमान का की हत्या इस रणथंभौर किले को जीतने के लिए नहीं होनी चाहिए। इस तरह से इस अभियान की असफल होने पर वो वापस लौट आता है। इसके अलावा आप देखते हैं मंगोलों का आक्रमण होता है अब्दुल्ला के नेतृत्व में। अब्दुल्ला ये चंगेज खां का वंशज होता है। अब्दुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण होता है, मंगोल पराजित किए जाते हैं और अंत में मंगोलों को माफ कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ समय बाद ही उल्गू जो चंगेज खां का वंशज था, हलाकुत का प्रपौत्र, उसके नेतृत्व में फिर से मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोल पराजित किए जाते हैं और इनके साथ फिर से उदारता का व्यवहार किया जाता है। उलागू के साथ में क्या करता है, ये उल्गू खां के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और 4000 मंगोल इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, नवीन मुसलमान के नाम से बुलाए जाते हैं और ये दिल्ली में मुगलपुरी नामक बस्ती में बस जाते हैं। आज भी वो स्थान दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से फेमस है।
तो इस तरह से मंगोलों के साथ में इसका एक उदारता का व्यवहार होता है। और इसके समय में क्या होता है, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना आप देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में अली गुरशास्प, जो इसका भतीजा और दामाद दोनों था, इसके नेतृत्व में अभियान चलाए जाते हैं। होता क्या है, जब मलिक छज्जू का विद्रोह हो जाता है तो मलिक छज्जू को हटाने के बाद कड़ा और मानिकपुर का इख्तियार ये अपने भतीजे अली गुरशास्प को बना देता है, अलाउद्दीन खिलजी को। उसके नेतृत्व में पहले मालवा में अभियान किया जाता है, भेलसा की लूट की जाती है। भेलसा बड़े पैमाने पर अकूत धन प्राप्त होता है और इस लूट के माल को जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान के पास वो भेज देता है अली गुरशास्प। बाद में क्या होता है, इसकी इस सफलता से प्रसन्न होकर सुल्तान जलालुद्दीन उसे अवध का भी इख्तियार बना देता है। इससे उसकी महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं और फिर ये क्या करता है, एक देवगिरी के लिए, देवगिरी जो दक्षिण में था, देवगिरी राज्य के लिए अभियान चलाता है। देवगिरी राज्य पे अभियान के लिए क्या करता है, ये सुल्तान से केवल ये चंदेरी तक पर अभियान चलाने की अनुमति लेता है और बाद में ये दक्षिण के लिए कूच करता है। नर्मदा को पार करके तुर्की सेनाएं दक्षिण के लिए रवाना होती है। हम देखते हैं कि दक्षिण के लिए पहला अभियान दिल्ली सल्तनत में जो किया गया, वो उसका जो नेतृत्व किया वो अली गुरशास्प या अलाउद्दीन ने किया। अलाउद्दीन सेनापति होता है और सुल्तान फिरोज शाह होता है। माने पहला सुल्तान जिसके समय में दक्षिण का अभियान चलाया गया तो सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज, किसके द्वारा चलाया गया, तो अलाउद्दीन के द्वारा चलाया गया। किस शासक के विरुद्ध चलाया गया, तो यादव राजा रामचंद्र देव के विरुद्ध चलाया गया। ये सारी बातें याद रखने की हैं। फिर क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये अभियान चलाया जाता है और देवगिरी में इतना अकस्मात अभियान चलाया जाता है कि एलिचपुर को जाके ये एलिचपुर तक पहुंच जाता है। उसकी उत्तरी जो बरार की राजधानी थी एलिचपुर के बाद फिर ये देखते हैं कि यादव राज्य का जो सरदार होता है कान्हा, उस कान्हा को ये पराजित करता है देवगिरी से पहले और ये घोषणा करता है कि ये दिल्ली से आने वाली एक सेना का अग्रभाग है, पीछे से बहुत विशाल सेना आ रही है देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए। ऐसी सारी स्थिति को सुनकर क्या होता है कि देवगिरी के राजा संधि की चर्चा करते हैं। माने राजा रामचंद्र जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासक होते हैं, वो संधि की चर्चा करते हैं, संधि के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है, उनका जो बेटा होता है शंकरदेव, वो होयसल राज्य के विरुद्ध अभियान के लिए गया हुआ था। राजा इतने आश्वस्त होते हैं, जो दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य होता है यादव राज्य, तो ये इनके किले का जो देवगिरी का दुर्ग होता है, उस दुर्ग की जो खाई होती है उसमें पानी तक नहीं होता है, किले में रसद का भी पर्याप्त इंतजाम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ये अलाउद्दीन से संधि के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी समय क्या होता है, इनका पुत्र शंकरदेव लौटकर वापस देवगिरी आ जाता है और वो संधि न करके युद्ध के लिए उद्यत होता है। फिर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी और शंकरदेव के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में जैसे ही अलाउद्दीन पराजित होने वाला होता है तभी 1000 की सेना, घुड़सवार सेना उसकी और आ जाती है और इससे क्या होता है, शंकरदेव सोचता है कि दिल्ली से आने वाली सेना आ चुकी है और संधि के वो सेना पराजित हो जाती है और पराजित होने के बाद फिर संधि होती है। अकूत धन राजा रामचंद्र देव के द्वारा दिया जाता है अलाउद्दीन को। एलिचपुर का राजस्व भी अलाउद्दीन को दिया जाता है। अलाउद्दीन अकूत धन लेकर वापस कड़ा और मानिकपुर लौटता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब अलाउद्दीन लौटता है तो अलाउद्दीन अपने भाई के माध्यम से जलालुद्दीन के पास खबर करवाता है कि अलाउद्दीन जो धन लेकर लौटा है वो पूरा सुल्तान को देने को प्रस्तुत है, लेकिन समस्या ये है कि वो सुल्तान से बहुत भयभीत है। छुट बिना आज्ञा लेकर वो देवगिरी के अभियान को उसने चलाया था, इसलिए वो सुल्तान से भयभीत है। ऐसी स्थिति में वो ये चाहता है कि सुल्तान स्वयं आकर उस धन को प्राप्त कर ले। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जलालुद्दीन बाकायदा जल मार्ग से मानिकपुर पहुंचता है और उसकी जो सेना होती है अहमद शब के नेतृत्व में थल मार्ग से जाती है। ऐसी स्थिति में मानिकपुर में धोखे और षड्यंत्र के साथ में मोहम्मद सलीम द्वारा उस पर प्रहार किया जाता है जलालुद्दीन पर और इख्तियारुद्दीन हुद के द्वारा उसका सिर काट लिया जाता है।
अलाउद्दीन स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है और सुल्तान जलालुद्दीन के सिर को उस संपूर्ण क्षेत्र में घुमाया जाता है। 22 अक्टूबर 1206 को अलाउद्दीन दिल्ली में प्रवेश करता है और बलबन के राजमहल में अपना राज्याभिषेक करवाता है। इस तरह से जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का अंत हो जाता है और दिल्ली की गद्दी पर दूसरा खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के नाम से बैठ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर विजय और दक्षिण विजय के बारे में, इन संपूर्ण बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आने वाले समय में आपको और अच्छी जानकारी मिल सके, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो सके। इसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक बार इसका रिवीजन और करवा दिया जाए। तो हम देखते हैं खिलजी वंश को क्रांति क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर दी गई हैं। तुर्किया अफगान थे तो खिलजी लोग तुर्क थे। दूसरी बात आती है कि जलालुद्दीन खिलजी ने उदार निरंकुशवाद का आदर्श प्रस्तुत किया। इसके अलावा उसने क्या किया, सीधी मौला का षड्यंत्र अंत करके मृत्यु दंड प्रदान किया, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद क्या होता है, दक्षिण भारत में अभियान जलालुद्दीन खिलजी के समय में चलाए गए हैं और उसका जो सेनापति था वो अलाउद्दीन था। राजा रामचंद्र देव के विरुद्ध देवगिर का अभियान चलाया गया है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा क्या है, उसका वध कैसे किया गया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो 3-4 फैक्ट इसमें बनते हैं वो आपको बता दिए। लेकिन अलाउद्दीन मतलब खिलजी वंश की स्थापना के साथ खिलजी क्रांति, ये आपके सिविल सर्विसेज में जो मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि खिलजी क्रांति कैसी है। खिलजी क्रांति आप 20 शब्द में 50 शब्द में भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप इस चीज को बता सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर होता है तो खिलजी क्रांति की सारी बातों को बहुत अच्छे से बताया जा सकता है, जिसके बारे में हम भविष्य में भी आपको बताएंगे। धन्यवाद।